नमस्कार दोस्तों। आज छत पर मैं हूँ। शाम का समय है और ये पीछे नज़ारा देख रहे होंगे। ये पहाड़ियाँ हैं, ये चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। हम पहाड़ियों के बीच में हैं और यह जगह जो है आपके चकिया नगर के पास में है। और यह भी हम लोग के लिए उत्तराखंड से कम नहीं है। जो यहाँ का प्राकृतिक दृश्य है देख सकते हैं। और जो ये पीछे आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, यह जो है विंध्य पर्वत श्रेणी का एक श्रृंखला है जिसे हम कैमूर पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ये आप देख रहे हैं ये होते हुए, और ये दक्षिण भारत की जो श्रेणी है विंध्य पर्वत श्रेणी, उसी का एक हिस्सा है। और विंध्य पर्वत श्रेणी जो है भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत। आप देख सकते हैं, पूरा जूम करके देख लीजिए इधर बाकायदे। और आपको पता है कि भारत को 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है समतटी और द्वीप। और आपको पता है कि भारत का जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है, शिखर है, वह जो है K2 यानी गाडविन आस्टीन है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, जो हिमालय की एक चोटी है। और हिमालय की ऊंचाई और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में काफ़ी अंतर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। अब हिमालय पर्वत जो है नवीन ओलित पर्वत श्रेणी है। अगर भारत की बात किया जाए तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है अरावली की पर्वत श्रेणी है, और भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी जो है शिवालिक है। आप देख सकते हैं पूरा बाकायदे भव्य। और इसी के बाद इसी विषय में चर्चा करते हुए हम आपको दिखाएंगे देख सकते हैं, हमने आपसे बताया कि भारत को 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। पहला जो है उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है समुद्र तटीय राज्य और द्वीप। अगर देखते हैं उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, अगर आपसे पूछा जाए किस क्षेत्र में, भारत किस क्षेत्र में सर्वाधिक पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, तो आपका जवाब होगा उत्तरी क्षेत्र में। यानी आप देखते हैं उत्तरी क्षेत्र मतलब लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, आप उधर देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, और भी चीज़ें हैं तो वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। वहाँ पर जो श्रेणियाँ हैं एकदम ऊपर जो है हिमालय है, जो उसके नीचे फिर काराकोरम है, फिर जास्कर उसके नीचे है, फिर पीर पंजाल है, सबसे नीचे शिवालिक है। भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी जो है शिवालिक को माना गया है, जबकि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है आपकी अरावली है। अरावली को अवशिष्ट पर्वत भी कहा गया है, अरावली को अवशिष्ट पर्वत भी कहा गया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये अक्सर सवाल पूछ लेता है। अब इसी हिस्से में बढ़ते हुए अगर हम आपसे कहें कि भारत के किस हिस्से में सर्वाधिक जो है मैदानी क्षेत्र या खेती या परिवहन साधन चलते हैं, तो आप कह दीजिएगा कि भारत के मध्य क्षेत्र यानी मध्य विशाल मैदान, जिसमें हम लोग यानी उत्तर प्रदेश और जो राज्य हैं स्थित हैं। अब फिर कहा जाए कि किस क्षेत्र में झूम खेती या फिर ढालदार खेती की जाती है, तो प्रायद्वीपीय पठार यानी नीचे दक्षिण भारत की तरफ, यानी मध्य भारत से जस्ट नीचे जब आएंगे आपका विंध्य पर्वत श्रेणी के नीचे हुआ। अब उसके बाद चौथा की बात करते हैं हम लोग, समुद्र तटीय या द्वीप की बात करते हैं। तो आपको पता है कि भारत के समुद्र तट पर बसने वाले राज्यों की संख्या जो है 9 है और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और 9 राज्य जो हैं समुद्र तट पर बसे हुए, मैं उनका नाम बता रहा हूँ, याद कर लीजिएगा एक तरफ से। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये आपके राज्य हैं।
और 4 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका नाम आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। सर्वाधिक लंबा समुद्र तटीय राज्य जो है गुजरात है, और सबसे छोटा जो है गोवा है। और भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत चोटी जो है अनामालाई है, और सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है अनाईमुडी है। अनामलाई में ही स्थित है अनाईमुडी। अगर आपसे सवाल पूछे कि दक्षिणतम भारत की पर्वत चोटी कौन सी है, तो अनामलाई है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है, तो अनाईमुडी है। ये आप सवाल का जवाब है, और आप इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। देखते रहिए, एक गजब का सीन है ये। बहुत ही आप पढ़ते होंगे क्लासरूम में, लेकिन ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। फिर कभी मैं इन पहाड़ियों पर चढ़ करके इसके बारे में बताऊंगा, और इन बादलों के बारे में बताऊंगा कि ये बादल कौन कौन से बादल बरसते हैं, कौन कौन से बादल नहीं बरसते हैं। आप कैसे देख करके बताएंगे कि हाँ ये बादल बरसेगा कि नहीं बरसेगा। आप पीछे देख सकते हैं, इन जो बादल कैटेगरी में है बटा हुआ है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हो सकता है कल नहीं तो परसों हम आप लोग को जल्द ही इसके बारे में बताएंगे, इन बादलों के जो है प्रकार के बारे में। और इसी क्रम में हम पर्वत की ही बात कर रहे थे, पर्वत श्रेणी की ही बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा और ही हम लोग बात कर लिया जाए। हाँ, अब देखिएगा, भारत में जो आपका केटू हो गया, जिसे गार्डन नेशनल बोलते हैं, सर्वोच्च पर्वत चोटी है। दूसरा कंचनजंगा है, जो असम और तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है। और कंचनजंगा असम और नेपाल। अब यहाँ पर देखिए बादलों की घटा। जब आप भारत का मैप उठाएंगे, पूरा विश्व का मैप उठाएंगे, और आपको पता है कि भारत को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है, या ठीक है, तो उसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा यानी 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। अब ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, और भारत को 2 बराबर भागों में बांटने का एक कार्य करती है। और आपको पता है कि भारत जो है दक्षिण एशिया में स्थित है, दक्षिण एशिया में। और बात करें कि हम भारत किस गोलार्ध में स्थित हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी। और भी अगर किस तरह का डिमांड आएगा तो हम पूरी प्रैक्टिकल आप लोग लैब में, स्टूडियो में नहीं, हम आप लोग को प्राकृतिक रूप से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, बताएंगे। अरे दोस्तों, ज़िंदगी में जहाँ रहो, अगर आप तैयारी कर रहे हो तब भी, अगर नहीं तैयारी कर रहे हो तब पर भी, बड़े बुजुर्ग हैं तब पर भी, ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहिए, कुछ न कुछ नया करते रहिए, और उसके बारे में जानते रहिए। खेल खेल में रट लेंगे, समझ लेंगे, और हर काम हो जाएगा। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो नहीं तैयारी करते हैं, तो कम से कम अपने घर के बच्चों के लिए गाइड का काम करें, इसके बारे में जानकारी रखें। क्योंकि नॉलेज, ज्ञान, कहा गया है कि ज्ञान सबसे बड़ा खतरनाक हथियार है। इसे हमेशा लोड करके रखना चाहिए दोस्तों, इसे हमेशा लोड करके रखना चाहिए। हाँ, इसे लोड करके रखना चाहिए। अब जो हमारे पीछे देख रहे हैं, इन्हीं पहाड़ियों से होते हुए जाएंगे, तो ये नौगढ़ क्षेत्र है, विजयगढ़, नौगढ़ के आपने नाम सुना होगा। और बहुत दूर से आते हैं, इधर जो है आपके फॉल मिलेंगे, राजदरी, देवदरी का नाम सुना होगा। चंद्रप्रभा रेंज यही है, उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य कौन है? चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है, जो जिधर मैं अंगुली दिखा रहा हूँ वही है, मैं उसी के पास में हूँ, देख सकते हैं आप लोग। और उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय पार्क कौन है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, और हम वहाँ पर स्थित हैं जो राजदरी, देवदरी अर्थात चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है, जो सबसे प्राचीन है। और इसी को आप चंद्रकांता देखे होंगे, तो इसी के जस्ट ऊपर जाएंगे तो विजयगढ़, नौगढ़ का किला, और उसके बारे में चर्चाएं की गई हैं। और ये काशी नरेश का क्षेत्र है, काशी नरेश। काशी नरेश का नाम तो आप लोग सुना ही होगा, देखा ही होगा, इसमें कोई नहीं। और जस्ट अब यही सी चकिया में जो है आप देख रहे होंगे इस पहाड़ी होते हुए, ये जिधर मेरा अंगुली जा रहा है, इधर काली माँ का मंदिर है, आप देख सकते हैं। और कभी आइए, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, प्रसिद्ध और प्रचलित है। अब ऐसे ही कुछ जहाँ भी मैं बैठूँगा, हमारा भी टाइम पास हो जाएगा और आपको ज्ञान भी हो जाएगा। और
अब दूसरी बात मैं और करना चाहूँगा कि अब भारत का सबसे पूर्वतम बिंदु, देखिए हर चीज़ का चौहद्दी होता है जी, चाहे आप रजिस्ट्री कराएंगे तब पर भी खेत वगैरह रखेंगे, तब पर भी घर बनवाएंगे, तब पर भी चारों तरफ का चौहद्दी होता है, बाउंड्री लाइन होता है, ठीक है। तो वैसे ही भारत का भी बाउंड्री लाइन है। अब उत्तर में जाएंगे तो उत्तर में इसका एक खूंटा गाड़ा गया है, एक बाम्बू गाड़ा है, जिसे हम लोग बिंदु कहते हैं। तो इसको हम लोग इंदिरा कॉल बोलते हैं, इंदिरा कॉल बोलते हैं। पहले क्या था, 2019 अक्टूबर 2019 के पहले था वो जम्मू कश्मीर में, वर्तमान में हो गया है लद्दाख में। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है, तो आपका जवाब होगा लद्दाख में। कहाँ होगा? लद्दाख में। अब फिर मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर कहे कि दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है, तो आपका जवाब होगा नीचे तमिलनाडु कन्याकुमारी। अगर ऐसे पूछेगा तो ग्रेट निकोबार में है। अब उत्तरतम बिंदु की बात करते हैं, अब तो क्लियर हो गया। पश्चिमतम बिंदु की बात करेंगे तो गौर माता है, जो कि गुजरात में है, सरक्रिक के पास। पूर्वोत्तम की बात करेंगे तो किबुथु है, वालंगू जिला, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में समय अंतराल 2 घंटे का है। अरुणाचल मतलब उगते हुए सूरज का राज्य, वहाँ पर अगर सूरज सुबह 5 बजे निकलता है तो गुजरात में 7 बजे दिखाई देगा। ये 2 घंटे का अंतर है जी। दी राष्ट्रीय समय मानक रेखा, ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा जो है भारत के जो है 5 राज्यों से गुजरता है। वह राज्य है, नाम सुन लीजिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये 5 राज्यों से, और उत्तर प्रदेश में आपके नैनी से गुजरता है। अगर नैनी नहीं है तो मिर्ज़ापुर कर सकते हैं, अगर मिर्ज़ापुर विकल्प में नहीं है तो इलाहाबाद प्रयागराज कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, और भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच मानक समय रेखा के बीच में कितना अंतराल है? 5.5 घंटे का अंतराल है, जबकि अपने इंडिया में ही पूर्व से पश्चिम तक 2 घंटे का अंतराल है। ये सब जीके ही है मेरे भाई, देख सकते हैं। और यही नहीं, देखिए कितना भव्य सीन है। हमारे पास तो बहुत बड़ा संसाधन नहीं है मेरे भाइयों, बस जो है उसी में आप लोग को ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो ठीक है, मैं स्लोअर बोलूँगा, लेकिन याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद और भी जो मैंने प्रश्न किया है वह मुझे बताने का प्रयास करिएगा। और भी बात करना चाहेंगे तो मैं बात करूँगा, और इस पर खूब। अब ये बार बार ही ये आप जो देख रहे हैं, ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, इसी के पीछे जो है लतीसा डैम, ठीक है। अब इसी के पीछे जो है सैलानी आते हैं, देखते हैं, घूमते हैं, नहाते हैं, डूबकर मर भी जाते हैं कितने लोग। तो दोस्तों आप लोग जहाँ भी जाइए, अगर पिकनिक मनाने जा रहे हैं, लखनिया दरी जा रहे हैं, राजदरी दरी जा रहे हैं, लतीसा जा रहे हैं, या कहीं भी अगर आप जा रहे हैं, तो आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें। आप ड्रिंक करके उसमें उतरने का प्रयास न करें, नहाने का प्रयास न करें, बहुत गहराई में उतरने का प्रयास न करें, और बहुत ज़्यादा भी मौज मस्ती स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है, जिससे हमें, आप तो नहीं, लेकिन आपके परिवार के, आपके पीछे जितने लोग हैं, आपके परिवार के जितने लोग हैं, सभी परेशान होंगे, सबको दिक्कतें हो जाएंगी। इसलिए निवेदन है कि ये मौसम घूमने टहलने का है, शुरू हो गया है, लेकिन आप लोग जहाँ भी जाएँ सुरक्षित रहें और बच बचा करके अपना एंजॉय करें। बस दोस्तों इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। और पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास करें। अब ज्ञान मिलेगा देसी अंदाज में। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी मेरे प्यारे दोस्तों। बाय बाय।